जब भी आप किसी लाइटर ऑब्जेक्ट को कैच करने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ में कम फोर्स एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब भी आप किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को कैच करते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब ऐसा कैसे होता है, आज के टॉपिक में हम लोग इसी बात पे बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम लोग आज के टॉपिक को देखेंगे जो कि होगा मोमेंटम, और मोमेंटम के ही कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ बताया था मोशन का, उन्होंने बेस माना था मोमेंटम। अब एक्चुअली में ये मोमेंटम क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी बहुत ही इजी से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कभी भी आपने ये सोचा है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है और अगर हैवी ऑब्जेक्ट को किसी की तरफ हम लोग फेंकते हैं तो उससे अगर किसी को चोट लगती है तो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो बहुत ही ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा उनके बॉडी के ऊपर, और वही ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही लाइटर होगा तो उसका बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मास के ऊपर कर रहा है। मतलब कि फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका इफेक्ट मास के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। वही मैं बात करूंगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही आइडेंटिकल है, मतलब मास दोनों का सेम है। ठीक है, अगर मास दोनों का सेम है, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं हाई वेलोसिटी से फेंकूं, ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकूं, और एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही धीरे से फेंकूं, तो इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट को मैंने हाई स्पीड से फेंका है उसका इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा जब वो किसी से टकराएगा, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो जिसको मैंने कम स्पीड से फेंका था, उसका इफेक्ट कम नजर आएगा। इसका मतलब कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब इसका मतलब होगा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है ये मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। मास बढ़ेगा तो फोर्स का इफेक्ट भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो उस फोर्स का इफेक्ट भी बढ़ेगा। अब ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है इसी को हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसका मतलब कि मोमेंट, इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि पी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम इंटू वी, और जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाया तो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या निकल के आया, पी इज इक्वल टू एम वी। ये जो आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी हम उन लोगों ने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था, और उसी तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, उसको 1 मान कर ही उसको डिफाइन किया। ठीक है, तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला निकल के आया जो कि क्या है आपका, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले से आप मोमेंटम का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आप ये बोल सकते हैं इसके डेफिनेशन में। अदरवाइज जो है क्या, वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट। ये बात क्लियर आपको हो गया। न्यूटन ने जब इस चीज को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ये देखा कि उस मेथड से, जो प्रीवियस वीडियो में आपने जो मेथड्स देखे थे जिसमें कि जो आपका एक्सलेरेशन था वो दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एक तो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था और एक एक्सलेरेशन जो है वो आपके मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना, मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था आपका एक्सलेरेशन, लेकिन इन दोनों कंडीशन में किसी एक को कांस्टेंट मानना पड़ रहा था हम लोग। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला नहीं, हम यहाँ पर ना तो फोर्स को मान के चलेंगे और ना ही एक्सलेरेशन मान के चलेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, मोमेंटम को ही बेस मानकर चलेंगे। ओके, अब मोमेंटम जो होता है वो एक सिंगल क्वांटिटी है, यहाँ पे दो क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पे एक सिंगल क्वांटिटी आ रही है। अब उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, पहले आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिए, न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये स्टेटमेंट दिया था कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखो, लीनियर मोमेंटम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मोमेंटम एंगुलर भी होता है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पर भी मोमेंटम अप्लाई होता है, इस कारण से यहाँ पर लीनियर मोमेंटम लिखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ रहे हैं, इस कारण से। देखिए, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट इम्बैलेंस फोर्स।
जो भी नेट इम्बैलेंस फोर्स हम लोग वहां पे लगा रहे हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी चेंज वहां पे देखने को मिलेगा वो किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं, थ्योरेटिकली यहाँ पे मतलब कि प्रूफ करके देखते हैं इसके फॉर्मूला। देखिए रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम देखते हैं। देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, डेल्टा पी। और ये होता है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल में। जैसे कि मान लो आप कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट m है, इसका मास है मान लो कि 2 kg, ठीक है। पहले मैं इसे कुछ वेलोसिटी के साथ में ये जा रहा है, मान लो कि शुरुआत में किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है। उसके इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है, u का वैल्यू में मान लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं इसके ऊपर में एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो 2 kg का जो ऑब्जेक्ट था, इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसका जो वेलोसिटी वो क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड का हो गया, या तो फिर 5 मीटर पर सेकेंड का, ओके। अब पहले वाले कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम निकालू पी आई का वैल्यू, आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, तो पी आई का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना दिया हुआ इसका 2 इंटू 2, कितना आ गया 4, ठीक है। उसका यहाँ पर देखिए पी एफ, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का क्या होगा, m इंटू वी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो m का वैल्यू कितना 2 है और वेलोसिटी बढ़ गया 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा मैं यूनिट की अगर बात करूँ मोमेंटम की, यूनिट आप देख लीजिए यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। देखो यहाँ मास और वेलोसिटी है, आपको पता है कि मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों चीज में देखिए कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, कम है, फाइनल मोमेंटम क्या है, ज्यादा है ना। जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलिए ये है आपका चेंज इन मोमेंटम। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो जब भी मैं चेंज निकालने का कोशिश करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, ये तो है आपका चेंज इन मोमेंटम। लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब क्या, पर सेकेंड में कितना चेंज हुआ मोमेंटम है। जैसे कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो दो तरीके से मैं फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है। पहला तो तरीका है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मैं धीरे धीरे इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मैं अचानक से किसी के ऊपर में फोर्स लगाता हूँ तो उससे होता क्या है, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है फोर्स का, ठीक है, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा है, ठीक है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग रेट बोलते हैं, मतलब कि पर सेकेंड में जितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसी को रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डेल्टा टी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, ये है यूनिट टाइम। यूनिट टाइम निकालने के लिए हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा तभी वो निकलेगा, है ना। चलिए रेट ऑफ मोमेंटम तो यहाँ निकल गया, लेकिन यहाँ बोला क्या जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट इम्बैलेंस फोर्स। जो नेट इम्बैलेंस फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। मैं यहाँ पे फोर्स को F मान रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ इस चीज को। अब आप देखिए यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि मैं कॉन्स्टेंट यहाँ K मान लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इधर क्या बचा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई। अब आपको पता है कि P और P जो है ये मोमेंटम है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इंटू मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि इंटू m u, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा m v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस m u, ये इनिशियल वेलोसिटी। मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है तो किसके कारण से आएगा, आप सोच के बताइए। वो वेलोसिटी में चेंज होने के ही कारण से होगा ना, मास तो चेंज होगा नहीं कभी भी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, पहले u था और बाद में v हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m v माइनस m, ओके, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा t।
अब अगर मैं यहाँ से m को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, के एम, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। आपने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था कि v माइनस यू बाई टी जो है ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एफ का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, के एम ए। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जब साइंटिस्ट ने प्रूफ कर रहे थे, न्यूटन जब इसे प्रूफ कर रहे थे, मान लिया था कि जो के का वैल्यू है ये हमेशा 1 होगा, और इसी तरह से उन्होंने न्यूटन को डिफाइन किया था। 1 न्यूटन को इसी तरह से उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने ये बोला कि 1 न्यूटन जो होगा ये क्या ऐसा वैल्यू होगा जो 1 मास के किलोग्राम में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को क्रिएट करेगा। उसी को उन्होंने क्या बोला, 1 न्यूटन मान लिया। अब आप ऐसे समझिए इसको कि अगर कोई 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसके ऊपर में कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, उसके ऊपर में मैंने कुछ फोर्स लगाया, और वो जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगने लगा, तब मैं जितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया था वो कितना होगा, वो होगा 1 न्यूटन। ये बात आपको समझ में आ गई? 1 न्यूटन फोर्स आपको समझ में आ गया क्या होता है? तो उन्होंने इसी तरह से उसको डिफाइन किया कि 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस हिसाब से जो के का वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1, इसलिए उन्होंने इसको क्या मान लिया, 1। और मेरे पास फाइनली एफ का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, एफ इज इक्वल टू एम। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे देखा कि जो मतलब रेट ऑफ चेंज, इसके बहुत सारे फेनोमेना भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार ऐसे ऑब्जर्व किया होगा कि जब प्लेयर्स, जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, जब वो बॉल को कैच करते हैं तो कैच करने के टाइम पे वो अपने हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते पीछे की तरफ? क्योंकि ऐसा करने से उनका जो टाइमिंग होता है, मोमेंटम में चेंज होने का जो टाइमिंग होता है, ये क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। आप देखिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का जो इफेक्ट है ये क्या होगा, कम होगा, फोर्स उनको कम लगेगा, चोट कम लगेगा उनको, इसलिए वो इस तरह से करते हैं। आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि जब लॉन्ग जंप, हाई जंप कहीं पे भी होता है तो नीचे में बहुत सारे मतलब कि सैंड वगैरह को वहां पर रख दिया जाता है ताकि वो गिरे भी तो उनको चोट ना लगे ज्यादा, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें जहां पर टाइमिंग को बढ़ाने के लिए या तो उसे स्पंजी बना दिया जाता है या तो उसके ऊपर में कुछ ऐसी चीजें कर दिया जाता है जिससे कि टाइमिंग बढ़ जाए उसकी। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी